हो गए थे डिपेंडेंट के क्वेश्चन। वेरी गुड। फिर फॉरेन ब्रांच और उसके बाद इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में कह सकता हूं ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद बनाता है, ठीक है। और फिर हमने सबसे पहली एक्टिविटी क्या देखी थी? रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिया वो करा था ना, रिकंसाइल लास्ट क्लास में। मैंने होमवर्क दिया था कुछ, एक इलस्ट्रेशन तो। सर लास्ट क्लास के रिकॉर्ड में डाल दिया आज? नहीं मैंने डाली नहीं अभी, आज डाल दूं ये वो, मतलब अभी अब बैठूंगा तो एज ऑन डेट सारा हो जाएगा। अच्छा पहले ना टेक ओवर एंट्रीज लिखते हैं। हेडिंग डालना टेक ओवर एंट्रीज, मतलब सर देखो बेटे, क्या मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है ब्रांच के? डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल, परचेज, सारी चीजें होंगी क्या? बिल्कुल होंगी सर। और अगर उसकी वो सारी वैल्यू, और अगर मैं हेड ऑफिस हूं, मुझे चाहिए कि उसका एसेट मेरा एसेट हो जाए। उसके ट्रायल में मान लो फर्नीचर दिख रहा है 100 रुपए का, दिख रहा होगा ना। अब मैं अपनी बुक में कैसे आप समझो, ब्रांच एक जो अलग जगह है, फर्नीचर तो वहीं लगा हुआ है, पर क्या जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ मेरे हेड ऑफिस का फर्नीचर का टोटल देखना है या सबका टोटल देखना है? तो बेटे अब जो ब्रांच का जो फर्नीचर है उसे इनकॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा ना मुझे अपने आप। इनकॉर्पोरेट का मतलब कोई तो एंट्री डालूंगा ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैथमेटिकली, आई मीन फिजिकली तो टोटलिंग नहीं करूंगा ना, आप सारे ब्रांचेस हो तो और इन्वेस्टर को। कोई तो जर्नल एंट्री के थ्रू आपका ट्रायल मेरे ट्रायल में ऐड हो जाएगा ना। तो अगर आप सब ब्रांच हो और मैं हेड ऑफिस हूं मान लो, आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ, अब मैं क्या करूं कि वो फर्नीचर मेरी बुक्स में दिख जाए? फर्नीचर को डेबिट कर दूंगा और किसको क्रेडिट कर दूंगा? ब्रांच को। एक एक आइटम आपका जो भी एसेट है, अगर मैं बोलूं सारे के सारे एसेट्स डेबिट कर दूंगा मैं, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, हेड ऑफिस में आ जाएगा। और क्रेडिट क्या कर दूंगा? ब्रांच। ऑल द एसेट्स। ठीक है, किसकी बुक्स में हो रहा है बच्चे ये? हेड ऑफिस की बुक्स में। अच्छा जी, अब क्या करोगे सर? सिर्फ एसेट्स लूं या लाइबिलिटीज भी लूं? तो सारी की सारी लाइबिलिटीज आपकी मैं टेक ओवर कर लूंगा और मैं डेबिट क्या कर दूंगा? ब्रांच। कहिए साहब जी, क्लियर है? तो लाइबिलिटीज भी क्या हो गई? सारी की सारी। आपके सारे के सारे खर्चे भी तो होंगे। तुम्हारा सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, ट्रायल में नहीं होगा? सैलरी खर्चे सब नहीं होंगे? तुम्हारे खर्चे अगर मेरे खर्चे होने हैं तो मैं क्या करूं? एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच। और सारी की सारी इनकम अगर मेरी, तो अगर इनकम मेरी, तो इनकम सारी मेरी कैसे होंगी? क्रेडिट करके। और डेबिट क्या कर दूंगा बच्चे? ब्रांच। आप सोच के देखिए, ट्रायल बैलेंस से सारी चीजें उठा ली। समझ रहे हो? ठीक है, बट एक चीज नहीं उठाई होगी। कौन सी? खर्चे उठा लिए, इनकम उठा लिया तुम। उसके ट्रायल में हेड ऑफिस का बैलेंस भी तो होगा, होगा ना? वो नहीं उठाऊंगा। तो फिर से डबल एंट्री मैच हो जाएगा। हाँ बेटे, क्योंकि मेरी बुक्स में
जो ब्रांच का बैलेंस है ना आफ्टर दीज एंट्री, मतलब आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा बट एक बार समझना, आफ्टर पासिंग ऑल दीज एंट्रीज अब लिख सकते हैं आफ्टर पासिंग ऑल दीज एंट्रीज branch account in the books of head office will be nil। क्या बोल रहे हो सर आप ये? मुझे बताओ मैं किसकी बुक्स बना रहा हूं? हेड ऑफिस के बाद भी तो ब्रांच का अकाउंट होगा। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होता है, डेटर हो क्रेडिटर होता है ना। ठीक है, जब आप ये सारी एंट्री कर दोगे, जब ब्रांच से आपने सारा सामान ही ले लिया, तो अब काय बात की ब्रांच, अब तो वो जीरो हो जाएगा। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आज की क्लास में हो सकता है ये नहीं प्रूव होना हो, पर हम प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना के, बट एक जनरल लेवल पे मैं आपको कह रहा हूं। एक बात बताइए, सपोज करो आप ब्रांच हो और मैं आपका पूरा ट्रायल बैलेंस उठाकर आ जाऊं, ठीक है, सिर्फ मैंने वो बैलेंस छोड़ दिया जो आपने मुझे देना था। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस उठा के मैं क्या करूं, कि मैंने खुद को देने हैं, क्या कर रहे हैं उसका क्या करूंगा मैं? अगर मैं तुम्हारी ब्रांच का एक एक एसेट एक एक खर्चा, पूरा ट्रायल का डेबिट पूरा क्रेडिट उठा लाया, तो अब इसके बाद क्या मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं, तो टेक्निकली जीरो हो जाना चाहिए, हो जाएगा हेड ऑफिस की बुक्स। समझ रहे हो बच्चे? और अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये सब करने के बाद होगा क्या इन द बुक्स ऑफ एचओ। मैं एचओ की बुक्स की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए किसका अकाउंट है? ब्रांच अकाउंट। जनरली क्या बैलेंस होता है ब्रांच का? डेबिट लेना होता है, नहीं लेना होता है जनरली, कि मैं भेजा उसे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो जनरली ऑलरेडी ब्रांच का कुछ बैलेंस होता है बच्चा, कि मैंने उससे 100 रुपए लेने हैं, मैंने उससे 500 रुपए लेने हैं। ठीक है, ये वाला बैलेंस होता है। अब जब आप ये, अब और ऊपर की एंट्री अब डालोगे, जैसे कि आपने पहला क्या डाला, एसेट्स टू ब्रांच, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? बाय एसेट्स। इसी तरीके से टू लाइबिलिटीज, इसी तरीके से बाय एक्सपेंस, और इसी तरीके से टू इनकम। अब आप मुझे बताइए जब मैं सारा डाल दूंगा तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्या आएगा, अगर आपको समझ आ रही है तो? नील आएगा जी। क्योंकि जब मैं पूरा का पूरा उसे उठा लूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। मैं प्रूफ कर दूंगा आपको, ट्रायल बना के आराम से एक एक एंट्री डालेंगे, जीरो हो जाएगा वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। क्लियर है बच्चे? तो ये जब मैं सब इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो ब्रांच का बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वो थोड़ा ब्रांच के एंगल से सोचिए, अगर मैं रिसीव करूं तो ब्रांच को भी देना तो पड़ेगा। ब्रांच अपने एसेट्स देगा, क्या एंट्री डालेगा? एचओ टू एसेट्स, फिर लाइबिलिटी टू एचओ, एक्सपेंस के लिए एचओ टू एक्सपेंस, और इनकम के लिए इनकम टू एचओ। और जब वो ये एंट्री डालेगा तो उसकी बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस जीरो हो जाएगा, उसकी बुक में जीरो हो जाएगा बैलेंस। ये हम कर लेंगे प्रूव अभी, पर आपको कनेक्ट हो रहा है ये बात के ऊपर? ठीक है ना बच्चे? तो मैं अभी के लिए, आप ये कह सकते हैं, चलो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच भी लिख लेते हैं अभी। अगला आप क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, तो वो क्या कर रहा है भाई, मैं अपने एसेट्स दे रहा हूं, एचओ टू एसेट्स। फिर भाई मैं अपनी लाइबिलिटी भी खत्म कर रहा हूं, लाइबिलिटी खत्म टू एचओ। मेरे सारे एक्सपेंस खत्म कर रहा हूं
तो HO2 एक्सपेंस और मेरी जितनी भी इनकम्स हैं उसको भी मैं खत्म कर रहा हूं। तो उसने अपने ट्रायल से सब उड़ा दिया, लेकिन बस क्या नहीं उड़ाया, हेड ऑफिस, वो अपने आप कट जाएगा। क्योंकि जब वो हेड ऑफिस का लेजर बनाएगा और ये एंट्रियां डालेगा तो हेड ऑफिस का बैलेंस जीरो आ जाएगा। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, HO का लेजर बनेगा। जनरली क्या होता है बच्चे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, क्रेडिट देखा हमने, क्या हमने हेड ऑफिस को देना ही होता। और अब जब मैं एंट्रीज डालूंगा तो HO2 एसेट्स बाय लाइबिलिटी बाय इनकम टू एक्सपेंस एंड टू बैलेंस कैरेड डाउन, आपका क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं, ये जस्ट मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ कहाँ यूज करूंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बस अभी नॉलेज हल्की फुल्की यूज होती हुई दिख रही है। बाकी इस पे ट्रायल बनाएंगे और वो करेंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे पूरा। बताइए, लॉजिकली कनेक्टेड है वैसे, ठीक है। आइए बच्चे, इंडिपेंडेंट के सारे क्वेश्चन हम इधर ही करेंगे। तो आओ भाई, शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करा था नाइन्थ, ये वाला करेंगे आज 10th वाला। पर उससे पहले मेरे को एक वो लग रहा था, ये तो लास्ट क्लास का है, last class का है। चलिए, अभी ये टेक ओवर से रिलेटेड ये वाला आपको अच्छा लगेगा, पहले ये एकदम रिलेट होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रिंग बिल लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज। इस लाइन से आपको क्या पता लगता है, ये ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2021। बहुत अच्छी बात है भाई, 2021 का ट्रायल मान लो। अब मुझे बता दो, पहले हेड ऑफिस का दे रखा है ये, कैपिटल 8 लाख का। पीएनएल पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, 25,310। ये ओपनिंग है, ड्यूरिंग द ईयर है, क्या है? ट्रायल कौन से दिन का है? 31 दिसंबर, यानी कि ऑल द बैलेंसेज ऑन 31st। बट सर, पीएनएल तो हमेशा ट्रायल में दिखता है ना, टिल डेट वाला, ठीक है, और अभी और घुसाऊंगा उसमें, भी देखेंगे। तो ये ड्यूरिंग द ईयर है, मेरा सवाल आपसे ये है, 25,310 ड्यूरिंग द ईयर है या ओपनिंग है? ओपनिंग। और ओपनिंग ट्रायल में दिखता है या ड्यूरिंग द ईयर ट्रायल में दिखता है? पर पीएनएल तो ट्रायल के बाद बनता है, तो वो जो पीएनएल जो ड्यूरिंग द ईयर है वो ट्रायल के अंदर ही कैसे दिख जाएगा? हाँ, देखो ट्रायल में एसेट्स होते हैं, हाँ, ट्रायल में एसेट्स होते हैं क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है, ठीक है, आखिरी दिन का। मान लो अगर ये 31 दिसंबर है, तो पहले जो हमें कनेक्ट होता है वो देखते हैं, शेयर कैपिटल की वैल्यू कौन से दिन की है ये? 31 दिसंबर। फिक्स एसेट कौन से दिन का होगा? 31 दिसंबर, वो जो लेजर बनाते हैं ना फिक्स एसेट, क्लोजिंग आ गया, ऐसे ही स्टॉक,
डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, ब्रांच का करंट भी आखिरी दिन का, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा लेजर बना, कैरेट डाउन आया आगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सर ये जो पीएनएल है ये 1 जनवरी का है, तो ये भी होता है क्या ट्रायल में वैसे? आंसर इज यस, होता है। पर मैं इसको अलग वे में पुट करना चाहता हूं। क्या ट्रायल के अंदर प्रॉफिट दिख रहा होता है? पहले आप ये बताओ, छोड़ो अब इस क्वेश्चन को, अब एक बार बात कर। क्या ट्रायल के अंदर एसेट दिखते हैं? लाइबिलिटी, इनकम, मतलब जैसे सेल्स, एक्सपेंस, तो ट्रायल के अंदर ये सब चीजें दिखती। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट दिखता है। डेटर 100 रुपए, बिल रिसेबल 300, सेल्स 400। ठीक है, क्या आप इससे मुझे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बता सकते? ये ट्रायल है, आप मुझे बताइए ये ट्रायल अभी सही है? हाँ, ठीक है, सही है ये, सही है। डेबिट क्रेडिट मैच हो जाए तो सही है कहानी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ट्रेडिंग बनाओ, ट्रेडिंग में क्या जाएगा? 400। नेट प्रॉफिट 400। तो वो जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का 400 है, क्या वो ट्रायल में दिखता है? क्या वही प्रॉफिट हम निकाल रहे, पर हमें तो पता ही नहीं था, वो ट्रायल में ही था। हम्म। कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग तो नहीं, अगर मैं बोलूं, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि भैया एक बात बताओ, ये जो ट्रायल है ये 24-25 का है, तो 24-25 का मेरा जो प्रॉफिट है, क्या वो ट्रायल में दिख रहा होता है? हम्म। इनडायरेक्टली कैसे? हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है। हम्म। ये भी छोटा ट्रायल है, ठीक है। बट आप एक बार अपने प्रिंसिपल्स ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो कह रहे हो उसमें कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रायल के अंदर अगर प्रॉफिट दिख जा रहा होता तो मैं बाद में पीएनएल क्यों बना रहा होता, पहली बात। तो अगर मैं आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का ट्रायल अभी दूं जिसमें लाखों आइटम, और बोलूं 1 मिनट के अंदर मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है, आप बता पाएंगे? बता पाएंगे आप? मैं आपको एक ट्रायल देता हूं। ऐसा मेरे साथ हुआ था बच्चा, मैं फर्स्ट जॉब थी ना, पता ही नहीं था, बेटे सीए बन गए थे, पता ही नहीं था। ये बातें कोई नहीं बताता, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको बुक में भी नहीं दिखेंगी। समझ रहे हो? डेबिट क्रेडिट, सेल्स 100, रेंट 10, सैलरी 15, बैड डेट्स 5, डिस्काउंट 20 रुपए, बिल्डिंग 120, और ये क्या हो गया? 90। क्या मैं कैसे ऐसे करके मैं 1000 लाइन लाइन आइटम बना सकता हूँ? ठीक है, आपको कंपनी में एक ट्रायल दिया, और आपको बोले बताओ प्रॉफिट कितना है, निकाल दोगे आप? निकाल दोगे प्रॉफिट मिनट के अंदर? कितना प्रॉफिट? आप अपनी इनकम पकड़ोगे 120, और आप खर्चे पकड़ लोगे। क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी छोड़ दो, बाकी तो इनकम ही है, और डेबिट साइड पे एसेट को छोड़ दो, बाकी तो खर्चे ही है। तो आप मुझे बताइए आपका प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आ रहे? 90 आ रहे। अब अगर मैं, ठीक है, तो 90 प्रॉफिट में मिनट के अंदर निकाल सकता हूं कितनी बड़ी कंपनी का। क्यों? मैं बोलूंगा ट्रायल मेरे को एक्सेल में दे दे, मैं डेबिट का टोटल करूंगा, एसेट को हटा दूंगा। ठीक है, और ये कोडिंग होती है, हर एक कोड वर्ड होता है, मैं कहूंगा एसेट वाला हटा डेबिट का, बाकी छोड़ दे, वो तो खर्चे ही है ड्यूरिंग द ईयर।
वो जो खर्चा जो सैलरी का है, वो जो रेंट है, क्या वो ड्यूरिंग द ईयर नहीं है? और वो जो इनकम है वो भी ड्यूरिंग द ईयर है। तो आप मुझे बताइए कि वो आपको ऐसे पीएनएल के नाम से नहीं दिखेगा, लेकिन क्या आप उससे इमीडिएट पीएनएल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोबारा वही क्वेश्चन, क्या ट्रायल में ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट निकाल के दिया होता? वो तो हमने निकालना होता। तो फिर सर, अगर आप ये सारी बातें बोल रहे हो, तो ये प्रॉफिट फॉर 2011 या 2021, जो भी 2021 फॉर, क्या ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं है? और क्या ये ट्रायल नहीं है? फिर कैसे आ रहा है ये? आप देखोगे आपको इस ट्रायल में कोई भी खर्चा और इनकम नहीं दिख रहा है। उसने इनकम और खर्चे को सेट ऑफ करके प्रॉफिट ही घुसा दिया। इस पूरे ट्रायल में नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं इसमें। आपको इनकम दिख ही नहीं रही इधर। आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सर पर प्रॉफिट ये दिख रहे हैं। बेटे बात ऐसी है, ओपनिंग वाले प्रॉफिट आते हैं, ठीक है? ओपनिंग प्रॉफिट जो होते हैं वो दिख रहा होता है ट्रायल के अंदर। क्यों दिख रहा होता है वो भी जस्टिफाई कर दूंगा। मान लो मैंने पहला साल है, ऐसे थोड़ा शॉर्ट में जैसे करने को कोशिश करा, पहला साल है, 100 रुपए की सेल करी, 10 की परचेस करी, प्रॉफिट कितना? 90। ठीक है, बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट दिख रहा होगा? 90। अगले साल मैंने 40 का और प्रॉफिट कमाया, तो ड्यूरिंग द ईयर 40 हुआ। पर आपको याद है बैलेंस शीट में वो 90 भी होता था प्लस 40, तो टोटल पीएनएल, बैलेंस शीट में जो पीएनएल होता है वो एज ऑन डेट होता है। क्यों? क्योंकि पुराना कैरी हो रहा होता है। वो सिर्फ बैलेंस शीट की बात थोड़ी ना, वो ट्रायल में जिंदा रहता है। ठीक है, वो कैसे आता है वो और डिटेल्ड बात है। बट आप समझिए कि सर हमारे ट्रायल के अंदर प्रॉफिट तो रहेगा रहेगा, क्योंकि पीएनएल का बैलेंस खुल जाता है साल के एंड में। अगले साल जो, क्या बैलेंस शीट पूरी की पूरी अगले साल कैरी नहीं होती? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे क्या होता है? कैपिटल। क्या वो अगले दिन ओपनिंग बन रहा है? बन रहा है। बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट होता है, क्या वो अगले साल कैरी नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि अगले साल वो कैरी होगा। तभी तो उसमें आप ड्यूरिंग द ईयर ऐड करोगे, तभी तो वो बैलेंस शीट मानी जा रही है कि आज तक का प्रॉफिट है उसमें। आपको समझ आ रहा है बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं आपको जस्ट एक आइडियली छोटी सी हिंट अभी, ठीक है, वो ये देना चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस करके, ये ड्यूरिंग द ईयर है। और कोई लेजर नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि सेल माइनस एक्सपेंस करके नेट नेट 52,200 का प्रॉफिट करते हैं। और रही बात ये वाली, आप इसको ओपनिंग मान रहे हो, तो इसका मतलब पता है आपको क्या है? ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर, ये आज तक के प्रॉफिट। ठीक है ना बच्चे? और रही बात जनरल रिजर्व की, भाई उस पर डेट नहीं लिखी, लास्ट डेट का बैलेंस हो सकता है। मान लो ओपनिंग कुछ नहीं था, मैंने ट्रांसफर कर दिया, लास्ट डेट का बोल लो उसे। ठीक है, और अभी मुझे पता है और इलाबोरेट जा सकती है बात, लेकिन आप मुझे बताइए पहले, आपको एक बार एक लेवल पे हेड ऑफिस का ट्रायल समझ आया? अब एक बार ब्रांच का ट्रायल देखिए। फिक्स्ड एसेट तो आपको समझ आ रहे हैं, ब्रांच का क्लोजिंग है। ये कैसे आ रहा है मालूम है? क्योंकि आपको इसके पूरे ट्रायल में इनकम और एक्सपेंस नहीं दी, क्योंकि उसने वो नेट करके वहीं प्रॉफिट निकाला। ऐसे रियलिटी में नहीं होता, इस क्वेश्चन में हो रहा है। रियल लाइफ में कंपनी में ऐसे नहीं हो। स्टॉक कितने का दे रखा है? डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस एंड हेड ऑफिस, दोनों की ट्रायल दे रखे है बच्चे मुझे। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं एक बार। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन टू सेट ऑफ बुक्स। अच्छा सर, डिफरेंस था क्या? हेड ऑफिस क्या कह रहे हैं बच्चे? ब्रांच से कितना लेना है? 133,710। और ब्रांच क्या कह रहे हैं, कितना देना? 129,710। 129,10। डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है तो आओ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस क्या है? कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर बट रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी बाय हेड ऑफिस 3,000। इसका मतलब
कौन एंट्री डालेगा? हेड ऑफिस। क्या एंट्री डालेगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। सबसे पहले अपने रजिस्टर में। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 13। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन हेडिंग ऊपर डाल देना, इलस्ट्रेशन 13 रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये भी लिख देना इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। सबसे पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड देन इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। आई एम सॉरी, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस डाल रहा है बच्चे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्या एंट्री डाली थी? टू ब्रांच। बिल्कुल करेक्ट। यहां तक क्लियर है? 13 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ओ माय गॉड, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट। अरे भाई, फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा था और वो रास्ते में चोरी हो गया एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। हेड ऑफिस से जब गुड्स भेजे होंगे तो क्या एंट्री डाली होगी? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं आपको गुड्स भेज रहा हूं, मैं आपको डेटर बनाऊंगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। प्रॉब्लम क्या आ गई? रास्ते में डिस्ट्रॉय हो, आप पे मिले नहीं, आपने एंट्री डाली नहीं। यही बात है ना। आगे बढ़ते। बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स। ब्रांच कह रहे मैं नहीं बना रहा तेरे को क्रेडिटर, मेरे को मिले नहीं, मैं क्यों कराऊं? एज ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लायबिलिटी। कह रहा मेरी गलती नहीं है, और हेड ऑफिस की एंट्री करके बैठा। ब्रांच टू गुड सेंड टू। मैं तुम्हें डेटर बना के बैठा हूं और तुम हो कि मुझे क्रेडिटर बना ही नहीं रहे, और ब्रांच मैनेजर कह रहे मैं नहीं मानता। तो किसको मानना पड़ेगा? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस क्रेडिट कर देगा टू ब्रांच। मैंने तुम्हें डेटर बना रखा था टू ब्रांच, और मैं नुकसान बुक कर रहा हूं, लॉस बाय थेफ्ट या गुड सेंड, जो मर्जी बोल लो, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करना है। लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच। तो सेकेंड एंट्री भी किसकी बुक्स में डली? इसका मतलब हेड ऑफिस की बुक्स में लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच। क्लियर है बच्चे? अगर आपको इतना ही क्लियर है तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि दो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, दोनों की दोनों हेड ऑफिस ने डाली है। क्या आप इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेडिंग डाल लो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्या आप ब्रांच का लेजर अपडेट कर सकते हो? अरे सर बैलेंस तो बताओ, ब्रांच का बैलेंस कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे? दो एंट्रियां डाली हैं आपने, बताइए जरा दो एंट्रियां डाल के क्या आ रहा है? ये दो एंट्रीज इनकॉर्पोरेट करनी है। कितना बैलेंस आ रहा है? जस्ट कैलकुलेटर से चेक कर लो, 129010 आ रहा होगा। 12901। बहुत अच्छी बात है जी। पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मतलब हमें इंडिपेंडेंट में ना रिकंसिलिएशन तो आपका एकदम स्ट्रांग हो गया। हालांकि पेपर में रिकंसिलिएशन बहुत बार पूछा जाता है, 6 पॉइंट दे देता है अगर रिकंसिलिएशन डाल दो, ठीक है। बट एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं। गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में किसका लेजर बनाना है?
हेड ऑफिस की बुक्स में किसका लेजर बन रहा है? आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल, यानी कि तुमको ब्रांच की एक एक पॉइंट पकड़ के हेड ऑफिस की बुक्स में डालना है। अब आप समझदार बच्चे हो, ये दो एंट्री तो डल गई। अब आप मुझे बताइए, ब्रांच प्रॉफिट कितना दिखा रहा था, मैं दिखा देता हूँ फिर आप बनाते रहना। क्रेडिट साइड पकड़ते पहले ब्रांच की, कितने का प्रॉफिट है ब्रांच का, तो मेरा हो गया वो टू पीएनएल, और डेबिट क्या कर दूंगा, फिक्स्ड एसेट कितने के हैं, आई एम सॉरी क्रेडिट बैलेंस देख लेते हैं पूरा पहले, कैश बैलेंस, आई एम सॉरी क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड पकड़ते हैं ना पहले, 10,400, तो उसके जो क्रेडिटर मेरे हो गए अब वो, इसका मतलब टू क्रेडिटर्स, डेबिट क्या करूंगा ब्रांच, हेड ऑफिस का बैलेंस उठा लूंगा क्या, उसका बैलेंस उठा के क्या बोलूं, हेड ऑफिस ने हेड ऑफिस को पैसे देने, समझ रहे हो, वो दौड़ना उठाऊंगा, फिक्स्ड एसेट उठाऊंगा, क्या एंट्री डालूंगा, फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच, स्टॉक टू ब्रांच, डेटर्स टू ब्रांच, कैश टू ब्रांच। जब आप ये सारी बातें एंट्री, पहले तो एंट्री डालेंगे हम इसकी, जब आप इसको ब्रांच में डालोगे तो आपका सारा का सारा ब्रांच का बैलेंस जीरो हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस दे दूं आपको, एंट्री डालिए, एंट्री डाल दीजिएगा बच्चे, 13। हेड ऑफिस की बुक चल रही है ब्रो, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, क्वेश्चन देखो, इनकॉर्पोरेशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हो गया, करंट अकाउंट बना देना बच्चे, करंट अकाउंट जैसे बनाओगे देखना बंद हो जाएगा।
हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस कितना था ड्यूरिंग द ईयर, और आपने ब्रांच का भी प्रॉफिट उठा लिया, और आपने 1700 का लॉस बुक करा था बेटे। जर्नल एंट्री मत भूला करो, जर्नल एंट्री से ही अपडेट होता है सब। इसका मतलब ये एज ऑन डेट आ गया आपका करेक्ट प्रॉफिट, पूरा का पूरा ब्रांच प्लस हेड ऑफिस का मिलाकर। क्लियर है? ये भी बनाना चाहते हो बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। ओके। हाँ जी, एक बार बना लो, फिर सारे बच्चे बना लेंगे, रुक जाए एक मिनट। ये रहा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं और बस फिर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। आओ जी, illustration number 10. The following trial balance as on 31st December 2021 have been extracted from the books of Major Limited Branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to prepare balance sheet for the undertaking as a whole are to be done. क्या बोल रहा है सर? अभी देखेंगे बेटे की एडजस्टमेंट करनी बच रही है। ठीक है, देखेंगे क्या बोल रहा है एक बार। आप मुझे बताइए, हेड ऑफिस का ट्रायल दिया हुआ आपको और ब्रांच का। सबसे पहले ना क्वेश्चन आते ही अपने को ये देखना होता है हेड ऑफिस क्या कह रहा है, ब्रांच से कितने लेने, और ब्रांच मैच ही नहीं होता कभी भी, गैप आ रहा है। ठीक है, और यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन बोथ सेट ऑफ, यानी कि हेड ऑफिस भी और ब्रांच भी। क्या करेगा पता नहीं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चा। ठीक है जी, 5 पॉइंट दिए हुए हैं 25, और ये सारी बातें दी। अब मुझे बताओ, मुझे नहीं पता मैंने करना क्या है, पर मुझे बताओ क्या बैलेंस रिकनसाइल्ड है आपका? नहीं, तो सबसे पहले तो रिकनसिलिएशन एक्टिविटी करते। एक बार हेड ऑफिस का ट्रायल पढ़वा देता हूँ। शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये पहली बार देख रहे हो आप। स्टॉक रिजर्व, डेट ध्यान रखना कौन से दिन का है। स्टॉक रिजर्व होता है कि मैंने कितना इन्फ्लेटेड प्राइस पे ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच का पड़ा था वो कितना इन्फ्लेटेड है। याद है आपको, हमने डिपेंडेंट में स्टॉक रिजर्व देखा था कि अगर तेरे पास जो स्टॉक पड़ा है कॉस्ट टू कॉस्ट है तो स्टॉक रिजर्व होता नहीं था, लेकिन अगर जितना भी ज्यादा है, ठीक है, तो कितना ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक के अंदर, कितने रुपए, 693। और ये कौन एंट्री डाल के बैठता है, हेड ऑफिस। स्टॉक तेरे पास पड़ा है पर रिजर्व उसका कौन बना के चलता है, हेड ऑफिस। क्योंकि जब कल को आपको कंबाइन करूंगा, तेरा स्टॉक ले लूंगा, तो मेरा स्टॉक रिजर्व भी माइनस करके देखो। व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू अकाउंट? अब तुम्हें ट्रायल को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में बेटर लगेगा। एग्जैक्टली मेरी इनकम है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना सेल्स है ना कोई खर्चा है, इनकम एक्सपेंस नहीं दिया हुआ ना, तो ड्यूरिंग द ईयर होगी। और ये है आपका ब्रांच अकाउंट। क्लियर है बच्चे? और ब्रांच में क्या दे रखा है भाई, हमारे फिक्स्ड एसेट है या मेरे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, और ये करंट एसेट के साथ क्या लिखा हुआ है, नोट नंबर 3। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, बिल्कुल रेलिवेंट होगा। स्टॉक रिजर्व के साथ लिखा है नोट नंबर 2, करंट लायबिलिटी, रेवेन्यू अकाउंट और हेड ऑफिस। सबसे पहला झमेला तो यही है, मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी, आइए अब पॉइंट पकड़ते हैं मैच करने वाले और देखते हैं किसकी बुक्स में करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10%। यानी कि 100 रुपए की चीज वो 110 पे बेचता है, और वो कह रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज। यानी कि मेरे प्रॉफिट के अंदर वो 10% घुसा हुआ है, वो घुसेगा ही घुसेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कोई रिकंसिलिएशन से रिलेटेड है? वो सिर्फ ये बता रहा है भाई 100 रुपए की चीज को 110 पे बेचता हूं मैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 2, रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच एज ऑन 1 अप्रैल। ये क्या बोल रहा है? सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे,
नोट नंबर 2 लिख रहा था ना वो, पॉइंट नंबर 2। तो ये कह रहा है कि ये सारा का सारा जो स्टॉक रिजर्व है, ये किस लिए है? जो ब्रांच के पास गुड्स पड़े हैं, कौन से दिन? 1 जनवरी को ओपनिंग, उसी का रिजर्व है ये। वो ना भी बोलता है ये बात तो हमें पता है, ये इंप्लाइड में मान के ही चलता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तीसरा पॉइंट, नोट नंबर 3 एक बार पढ़ना है, एक बार आप समझाइएगा क्या है, मतलब एक बार फिर ऊपर दिखाऊंगा। कितने इनवॉइस प्राइस के गुड्स हैं? 4565। और ये नोट नंबर 3 से बता रहा है कि भाई देख 23,715 में से, ठीक है, कितने रुपए के गुड्स हैं? भाई वो तो और भी तो एसेट्स हो सकते हैं ना, प्रीपेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करंट एसेट्स है। तो स्टॉक कितने का बच्चे? 4565। ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे पता है आप निकाल दोगे, बट क्या आप मुझे इसके अंदर का, आप मुझे वो बता सकते हो प्रॉफिट मार्जिन कितना घुसा है इसमें? 4565 है ना, इनवॉइस प्राइस पे, प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? प्रॉफिट बताना, 10 रुपए है ना तेरा प्रॉफिट? 415 कैसे निकाला आपने? 4565 रिप्रेजेंट 110 मल्टीप्लाइड बाई 10, बिकॉज हाउ मच इज रिप्रेजेंटेड बाई 10। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है जी। तो उसने सिर्फ मेरे को ये बताया कि जो एसेट है ना उसमें इतना ऑलरेडी पड़ा हो। अभी तक कोई रिकंसिलिएशन की बात हुई? लो जी लो, कोई रिकन बात ही नहीं हुई बेटे। अब चौथा पॉइंट पढ़ो ना। गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस to branch at 3641 were in transit as on 31st December 2001। आगे मत पढ़िएगा। क्या ये रिकंसिलिएशन का पॉइंट है? हेड ऑफिस ने गुड्स भेज दिए 3641 की, क्या एंट्री डाली होगी हेड ऑफिस? ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ब्रांच ने कोई एंट्री डाली? नहीं डाली, तो डाल दे एंट्री, क्या डलेगी? गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। किसकी बुक्स में डल रही है ये? ब्रांच। क्लियर है ना आप? आइए, आगे अगला पॉइंट देखेंगे। एज वॉज ऑल्सो अ रेमिटेंस ऑफ 3500 फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच ने 3500 जब भेजे, ब्रांच ने तो एंट्री डाल दी होगी, क्या एंट्री डाली होगी? ब्रांच ने कैश भेजा 3500 का हेड ऑफिस टू कैश। पर जब हेड ऑफिस पे पहुंचा नहीं तो कहां से एंट्री डालेगा हेड ऑफिस? पर अब क्या डालेगा? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। क्या मैं कह सकता हूं दोनों की एक एक एंट्री अपनी अपनी बुक्स में? मुझे नहीं पता अभी मैच होगा नहीं होगा, पर अभी इतना यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये वाली रिकंसिलिएशन वाली तो है। As at 31st December, the following transaction were reflected in head office books but unrecorded in branch। भाई ये भी रेक्टिफिक वो वही लग रहा है रिकंसिलिएशन वाला, कि ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर ली है पर ब्रांच नहीं करी। परचेज प्राइस ऑफ लॉरी कितने रुपए का बच्चे? विच रीच द ब्रांच ऑन December 25। अब आप मुझे बताइए, अगर ये पहुंच गया है, ठीक है, ये किसने रिकॉर्ड नहीं करा है बच्चे? ठीक है, एक सेकंड, एक बार एंट्री बताओ इसकी क्या होगी वैसे? हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिया है? एक सेकंड।
क्या एंट्री होगी इसकी? कौन से पॉइंट पे थे हम लोग? लॉरी वाला, द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी विच रीच द ब्रांच ऑन 25th दिसंबर। और अगला पॉइंट तो आगे हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या इसकी हेड ऑफिस ने एंट्री डाल रखी है? फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा था? हेड ऑफिस ने डाली हुई एंट्री। पर पहले इसकी कहानी समझिए आप। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर रिफ्लेक्टेड इन हेड ऑफिस में तो दिख रहा है, पर कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एक बार मैं टू द पॉइंट आ जाता हूँ, क्या एंट्री डालनी चाहिए ब्रांच को, देखता हूँ आपका बोलना। लॉरी अकाउंट बोल ले, मोटर व्हीकल अकाउंट बोल ले, टू हेड ऑफिस। ठीक है। और वैसे ऐसी पूछ रहा हूँ जबरदस्ती की बात, हेड ऑफिस ने क्या एंट्री डाली होगी? और डाल चुका है वैसे वो, पर ब्रांच टू कैश, क्योंकि ये एक मोटर व्हीकल है जो ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करी, तो कर ले भाई। ठीक है। तो क्या एंट्री डालेंगे बच्चे हम लोग? ब्रांच क्या डाल रहा था? मोटर लॉरी टू हेड ऑफिस। अगला बताइएगा। A sum received on 30th December from one of the branch debtor। ये एंट्री ब्रांच ने नहीं डाली, हेड ऑफिस टू डेट। नहीं, वो डिपेंडेंट वाला होता है, जिसमें तू बार बार ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश और वो कर रहा। इसके तो सारे डेटर इसी के ही है। तो अब मैं क्या एंट्री डाल रहा था बच्चे? इसका क्या डाली आपने एंट्री? हेड ऑफिस टू डेटर। क्या मैं कह सकता हूँ पॉइंट नंबर 4 और 5 ही है ना? एक बॉक्स बनाइएगा पहले। रिकंसिलिएशन का सबसे पहले एक बॉक्स बनता है, हेड ऑफिस ने क्या डाला और ब्रांच ने क्या डाला, और अब वो एक बार मैच करेंगे कि वो बराबर हो रहा है नहीं। ठीक है सर, बॉक्स का मतलब देखो बेटे, कुछ एंट्रीज हेड ऑफिस ने डालनी है और कुछ एंट्रीज ब्रांच ने डालनी। हम वो जो भी रिस्पेक्टिव एंट्री है वो यहाँ डालेंगे, फिर एक बार चेक करेंगे कि बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा। क्वेश्चन दिखा दूं आपको? पहले पॉइंट नंबर 4 की एंट्री दोबारा देखते हैं, कौन डालेगा एक बार, क्या था इधर? ब्रांच डालेगा। क्या एंट्री डाल रहा था ब्रांच? गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। पहले डाल दीजिए ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। फिर अगला पॉइंट 3500 वाला। एग्जैक्टली किसकी बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में। पॉइंट नंबर 4 में वो जो 3500 कैश है वो हेड ऑफिस ने डालना था बच्चे। कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। और पांचवें पॉइंट की तो दोनों एंट्री ब्रांच ने डाली है, एक मोटर व्हीकल टू हेड ऑफिस और एक हेड ऑफिस टू डेटर। डेटर वाली ब्रांच का डेटर है, ब्रांच का। और उसका पैसा किसने रिसीव करा है? हेड ऑफिस। तो ब्रांच का डेटर तो कम हो गया, तो टू डेटर तो होगा।
पैसा मुझे मिला नहीं, मैं हेड ऑफिस दो, हेड ऑफिस टू डेटर। बन गया। एक बार बैलेंस चेक करोगे, एक बार प्लस माइनस करके मैच हो रहा है। हो गया। हो गया। मैच करो ना बैलेंस को। एक बार कंफर्म करके बताओ बच्चे मुझे, दोनों के बैलेंसेस सेम आ रहे नहीं आ रहे। बनाना कुछ नहीं है, दोनों बैलेंसेस मैच हो गए। चेक भी तो करो, एंट्री तो डाल दी। अट्ठाईस छत्तीस आ रहे। ब्रांच की बुक्स में। हम्म। हम्म। रुको एक मिनट। और हेड ऑफिस की बुक्स में। एक बार देखो जरा, एक मिनट रुको। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस कितना है? 31,536। लेजर बना दो, अब ये साथ साथ बना दो। 3500 की एंट्री नहीं डाली तुमने, तो कैरेट डाउन बना दो। पहले हेड ऑफिस की बुक्स में बना दो, ब्रांच का अकाउंट बना दो, कोई बात नहीं। यही है बैलेंस, ये लिख दे अभी सीधा। 31,536 है डेटर का। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस है। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस है तेरा 22,645। एग्जैक्टली मैच करेगा बेटा। पहले सारे बच्चे सिर्फ ये बना लो एक बार पहले। पहले मुझे बताइए, ये 31,536, सॉरी 2806 आ रहे थे, किसके बुक्स में नहीं है आपने ये? हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का। ठीक है, ये आएगा रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब मैं किसकी बुक्स में जाऊंगा? ब्रांच की बुक्स में। और कौन सा लेजर बनाऊंगा? हेड ऑफिस का। आप इधर देख रहे होंगे ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट ब्रॉट डाउन कितना था? फिर आपने एक एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट करा था। फिर आपने मोटर व्हीकल डेबिट करा था। और आपने टू करंट एसेट बोल लो या टू डेटर बोल लो। तो 2836 आएगा ना, बराबर आना चाहिए ना बच्चे। क्लियर है? बना लो एक बार पहले दोनों लेजर। सुरेश ने बना लिए? हम्म।
अगर ये दोनों लेजर जब मैच होंगे फिर आगे बोलूंगा, मुझे बता देना। मैच हो गए। अब हमने ना फालतू के लेजर बनाने। हमने जो एंट्री डाली, एक बार चलो ब्रांच की बुक्स ही पकड़ लो आप। क्या एंट्री डाली आपने? गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। गुड्स इन ट्रांजिट का लेजर बना हुआ है टू हेड ऑफिस। और गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है बेटे? एसेट होता है बेटे, कैरेट डाउन कर दिए। आइए ब्रांच की बुक्स पूरी कर लेंगे पहले। जब तुम ब्रांच की बुक्स में बना ही रहे हो तो गुड्स इन ट्रांजिट, क्यों क्यों कह रहा था मेक नेसेसरी लेजर्स, तो एक गुड्स इन ट्रांजिट का भी लेजर बनाना पड़ा। ठीक है, पहले एक बार गुड्स इन ट्रांजिट का भी साथ साथ लेजर बना लीजिए। मोटर व्हीकल भी बन जाएगा, सामने ही है, बना लेना मोटर व्हीकल भी। क्या एंट्री डाली आपने मोटर व्हीकल की? मोटर व्हीकल टू हेड ऑफिस, कैरेट डाउन कर दो बेटे, एसेट ही तो है। फिर करंट एसेट में भी अपडेशन था। 23,715 का था, 750 कम हो गया, क्लोजिंग आ गया बच्चे। कुछ नहीं है, बस आप उन्हीं एंट्री से जो जो रेलेवेंट लेजर्स अपडेट कर रहे हैं बस आपको वो बनाना है। बन गया? तीन बनाने थे, वो हो गया ना? नहीं वो हो गया। हेड ऑफिस पे जाएंगे, कार्तिक का है हाँ, वो भी बना दे। हेड ऑफिस का उसमें थोड़ा चेंज आएगा ना, स्टॉक रिजर्व का और वो वाला हो गया। साहिल का हो गया पीछे। हो गया, वेरी गुड। ब्रांच की बुक्स के हो गए बच्चे सारे लेजर। कितने बनाए आपने? एक तो बनाया हेड ऑफिस, फिर हमने बनाया गुड्स इन ट्रांजिट, मोटर व्हीकल और करंट एसेट को अपडेट करा हमने 750 कम। आइए अब अगर हम आए हेड ऑफिस के पास, हेड ऑफिस के पास हमने ब्रांच का तो बना लिया, कैश इन ट्रांजिट भी बना दो ना, वो जो एंट्री डाली। पहले रिकंसिलिएशन वाली अपडेट ही कर लेंगे। अब हम हेड ऑफिस की बुक्स में बच्चे, कैश इन ट्रांजिट बन गया। अब बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, एक लेजर जो कि अब हमें अपडेट करना होगा, दैट इज स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ध्यान से देखिए। स्टॉक रिजर्व का बैलेंस कौन से दिन का दिया हुआ था? स्टॉक रिजर्व देखिए इधर, किसकी बुक्स में हूं मैं? हेड ऑफिस के बुक्स। कितने का बैलेंस है? 693। कौन से दिन? बस 693 दिख रहा आपको? पर सवाल ये है कि जब साल खत्म हुआ तो ब्रांच पे कितना स्टॉक है? क्योंकि साल के एंड का स्टॉक रिजर्व तो साल के एंड के स्टॉक के हिसाब से होना चाहिए ना। ये तो 1 जनवरी का स्टॉक रिजर्व है, इसका मतलब आज के दिन जो स्टॉक था उस पे रिजर्व है। अब साल खत्म नहीं हो रहा आपका ये, और जब साल खत्म हो रहा है तो कितने का स्टॉक पड़ा ब्रांच के पास? आपको पता है ये बात, मैं बताता हूं आपको।
एक पॉइंट तो ये वाला था, इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। पॉइंट नंबर 3 मैं याद दिलाता हूं आपको, आपको याद है ये करंट एसेट था, याद है क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरे टोटल एसेट्स है। और नोट नंबर 3 क्या कह रहा है कि इस 23,715 में से गुड्स कितने रुपए के हैं? क्या ये इन्फ्लेटेड नहीं है? है। इसका मतलब साल के एंड में अगर ये है, तो इसके ऊपर रिजर्व होना चाहिए ना मेरा तो। पर एक चीज और भी है, जो गुड्स रास्ते में है, क्या वो भी आपने गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करे? क्या वो कितने रुपए के थे? इसका मतलब ये टोटल स्टॉक है जो ब्रांच पे पड़ा हुआ माना जा रहा। इसका पहले आप टोटल करिए, 4565 एंड 3641, 8,000। क्या ये 110 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? डिवाइडेड बाय 110, तो 10 कितना हुआ? आपका क्लोजिंग रिजर्व 746 होना चाहिए जी। भाई वो ओपनिंग है, वो बात खत्म हो गई भाई, ओपनिंग स्टॉक था, बन रखा था, साल खत्म हुआ है। ब्रांच से पूछूंगा नहीं कितने रुपए का पड़ेगा सामान, और उस हिसाब से रिजर्व कितना होना चाहिए। और ये एकदम प्रोविजन फॉर बैड डेट जैसा है। आपका कितने का प्रोविजन चल रहा है? 693। होना कितने का चाहिए? 746। तो पीएनएल टू प्रोविजन या पीएनएल टू रिजर्व, तो बाय पीएनएल बोल लो या बाय रेवेन्यू बोल लो, क्या, क्योंकि यहां पर सारा का सारा नॉमिनल किसकी जिम्मेवारी थी? रेवेन्यू की। तो आपने क्या करा बेटे, पहले 746 निकल गया, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, बाय रेवेन्यू। बना दीजिएगा स्टॉक रिजर्व। इससे आपके करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। करंट एसेट अपने इंटैक्ट है और स्टॉक रिजर्व अपना इंटैक्ट है। क्लियर है? अब मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू अकाउंट दिख रहा है आपको? ये तो ट्रायल से उठा लिया, अभी अभी आपने रेवेन्यू कम करा है, 53 रुपए का बचा हुआ रेवेन्यू अपडेट। आपको सिर्फ यही एक्टिविटी करनी थी रिस्पेक्टिव लेजर के अंदर, लेजर्स अपडेट करने के। कहिए साहब जी, क्लियर है? 95% ब्रांच हो चुका बच्चा आपका। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और हमने करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, और फिर आपका इंडिपेंडेंट खत्म है सारा। रेवेन्यू अकाउंट भी बन गया? ओके, तो ठीक है सर जी, इतना रखते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, एंड विल स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट। खत्म हो जाएगा बस, फिर आपके थोड़े अच्छे चैप्टर आ जाएंगे, फिर भी बड़ा था, धीरे धीरे करा और वो है बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत।